स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग टेंस, टाइम एंड टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। टेंस किसे कहते हैं, टेंस होता क्या है, टेंस के साथ टाइम का क्या संबंध होता है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टेंस पढ़ने। कॉपी कलम लेकर फटाफट बैठ जाइए, कॉपी कलम खोलिए। टेंस, टेंस की हिंदी होती है काल। इसको इंग्लिश में हम लोग परिभाषित करते हैं, इसका डिफिनीशन है टेंस इज ए वर्ब फॉर्म दैट indicates when an action or event happened. Tense is a verb tense is a verb form that indicates when an action or event happened. काल क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना या योजना के होने का समय का बोध कराता है। बता रहा है परिभाषा, काल क्रिया का वह रूप है। किसका रूप है? क्रिया का। काल क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य या घटना या किसी योजना की होने के समय का बोध कराता है, उसे टेंस कहते हैं, उसे काल कहते हैं। क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। हम लोग हिंदी परिभाषा में पढ़ते हैं कि क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। किसी कार्य या किसी घटना या किसी योजना को करने का जो समय होता है वही क्रिया का रूप होता है। तो क्रिया का वह रूप जो किसी घटना, किसी योजना के करने के समय का बोध कराए उसे काल कहते हैं, उसे टेंस कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग पुनः परिभाषित कर लेंगे कि टेंस इज ए वर्ब फॉर्म दैट टेंस इज ए वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन और इवेंट हैपेंड। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार हम लोग इन सब का हिंदी देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हिंदी होगी अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को ही इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसका कार्य लगातार जारी रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट का पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट की हिंदी होती है अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट का पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। उसी तरह पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी प्रकार हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आया समझ में? प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भाग हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग हैं। 3 टेंस हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सभी हम लोग 12 टेंस मानते हैं, 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का और 4 फ्यूचर का। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे। यहाँ से ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और मन लगा कर पढ़िए। देखिए इधर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। पहचान हम लोग देखेंगे, कैसे जानेंगे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम कैसे जानेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए हम लोग पहचान देखेंगे। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ध्यान दीजिएगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द लगा हो तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे कि सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद वर्ब 1 को लिखेंगे। बताए हैं कि क्रिया के रूप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से समझने के लिए ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद वर्ब के प्रथम रूप को, क्रिया के मुख्य क्रिया को के प्रथम रूप को लिखेंगे। इसके साथ ज़रूरत पड़ेगा तो एस या ई एस का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट टेंस के मुख्यतः 3 अंग हैं। मुख्य प्रकार से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हिंदी वाक्य में कर्ता वाक्य के शुरू में होता है और क्रिया सबसे अंत में होती है और कर्म बीच में होता है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट वाक्य में पहले रखेंगे, इसके बाद वर्ब को रखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, पहले नोट देख लिए। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता ही, सी, इट, नेम के वर्ब में, की मुख्य क्रिया में एस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के वर्ब के अंत में एस का प्रयोग करते हैं। वर्ब के अंत में, कर्म के अंत में नहीं, ऑब्जेक्ट के अंत में नहीं, सब्जेक्ट के अंत में नहीं। क्या बतला रहा है नोट कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यदि हो, ही, सी, इट, नेम हो तो उसके क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। दूसरा नोट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू के वर्ब के अंत में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्ब के अंत में एस ई एस का प्रयोग कब नहीं करते हैं? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके वर्ब में एस ई एस का प्रयोग करते हैं।
और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके वर्ब के अंत में, उसके क्रिया के अंत में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि एस ई एस का जो प्रयोग है, कब एस का प्रयोग होगा और कब ई एस का प्रयोग होगा, इसे हम लोग देखेंगे। तीसरे नोट में देखेंगे, लिखते चलिए, जिस वर्ब क्रिया के अंत में वॉवेल ए ई आई ओ यू तथा एस एच एक्स डबल एस दिया हो तो उस क्रिया में ई एस जोड़ते हैं। जिस जिस क्रिया के अंत में वॉवेल ए ई आई ओ यू, इसके अतिरिक्त यदि वर्ब एस एच का आ जाए, एक्स दिया हो या डबल एस दिया हो, तो उस क्रिया में हम ई एस जोड़ते हैं। और जिस वर्ब क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन दिया हो तो उस क्रिया में एस जोड़ते हैं। ध्यान देंगे, कब ई एस जोड़ते हैं, कब एस जोड़ते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके क्रिया के अंत में एस और ई एस जोड़ेंगे, और ई एस कहाँ जोड़ेंगे और एस कहाँ जोड़ेंगे, सिंगुलर में तो जोड़ना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब में तो हमें एस एस जोड़ना है, लेकिन कब एस जोड़ेंगे, कब ई एस जोड़ेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब में, तो जिस वर्ब के अंत में वॉवेल ए ई आई ओ यू, इसके अतिरिक्त एस एच एक्स डबल एस इटीसी दिया हो तो उस क्रिया में हम ई एस जोड़ेंगे। सीधा समझेंगे कि जिस वर्ब के अंत में वॉवेल हो, ए ई आई ओ यू हो, उस क्रिया में हम ई एस जोड़ेंगे, और जिस क्रिया के अंत में, जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, उस क्रिया में हम एस जोड़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। इधर है मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। ध्यान देंगे, मैं लिखता हूँ वाक्य के अंत में
ता है, ती है, ते हैं, जो पहचान पढ़े हैं उसमें से दिया है। ता हूँ, मैं लिखता हूँ, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको रखते हैं। मैं लिखता हूँ, मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। वर्ब लिखना क्या हुआ? वर्ब। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे वर्ब कहते हैं। लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, चिल्लाना, डांटना, घूमना, टहलना, सोना, जागना, ये सब क्या है? वर्ब है। तो मैं लिखता हूँ, यदि वर्ब नहीं समझ में आ रहा है वाक्य में तो हम अपने से प्रश्न करेंगे कि मैं क्या करता हूँ, तो उत्तर में आने वाला ही शब्द हमारा वर्ब होगा। मैं क्या करता हूँ? मैं लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ, आई, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है। स्ट्रक्चर हम अपना देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन, इसके साथ एस और ईएस जोड़ते हैं, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद कोई अन्य शब्द रहता है तो उसको लिखते हैं। यही मेरा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? आई। और क्या होता है? राइट। राइट मीन्स लिखना। सब्जेक्ट और वर्ब हो गया। आई राइट। इसमें एस एस जोड़ेंगे कि नहीं? इसमें एस एस नहीं जोड़ेंगे। नहीं जोड़ेंगे तो क्यों नहीं जोड़ेंगे, इसको देखना है। क्योंकि आई को प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के अंतर्गत रखा गया है, इसलिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के वर्ब में हम एस सी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इस कारण हम राइट के अंत में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, आई राइट ए लेटर, सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर सब्जेक्ट शुरू में है, ऑब्जेक्ट बीच में है और वर्ब अंत में है। ध्यान से देखिए इसको। सब्जेक्ट वाक्य के हिंदी वाले वाक्य में सब्जेक्ट शुरू में है, ऑब्जेक्ट बीच में है और वर्ब सबसे अंत में है। यही ध्यान देना है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, वाक्य कितना भी बड़ा हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब यदि समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि वाक्य कितना भी बड़ा हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है और वर्ब सबसे अंत में रहता है। हिंदी वाले वाक्य में देखेंगे। पहले जब हिंदी वाले वाक्य का हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में और सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता हमसे नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे कि यदि वाक्य बड़ा है तो हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट सबसे शुरू में होता है और वर्ब सबसे अंत में होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे कि वर्ब के पास वाला ही ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के नज़दीक वाला ही ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो सब्जेक्ट का पता ये चल गया अफर्मेटिव सेंटेंस में कि सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में होता है और क्रिया सबसे अंत में होती है और क्रिया के पास वाला ही व्यक्ति हमारा ऑब्जेक्ट होता है। मान लीजिए 3 दोस्त हैं तो एक दोस्त सब्जेक्ट है मान लीजिए, तो सब्जेक्ट सबसे फ्रंट स्थान पर रहता है और सबसे जो काम करने वाला है दोस्त उसका, जिसे हम वर्ब। 3 दोस्त हैं, एक का सब्जेक्ट नाम है, एक का ऑब्जेक्ट नाम है, एक का वर्ब नाम है। ये एकदम फ्रंट पर रहता है, एकदम सबसे आगे रहता है। और एक दोस्त है जो सबसे पीछे रहता है, सबसे पीछे हमेशा वो रहता है। और एक दोस्त सबसे आगे हमेशा रहता है और एक चोरवा दोस्त है
जो लास्ट वाले दोस्त के साथ में रहता है वही ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सबसे शुरू में, वर्ब सबसे अंत में, और ऑब्जेक्ट वर्ब के पास ही रहता है। ध्यान देंगे एग्जाम्पल में, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, सब्जेक्ट शुरू में और वर्ब लास्ट में, लिखना। और किसको लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो पत्र लिखता है तो लिखने का प्रभाव इसी पर पड़ रहा है, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। आया बात समझ में? अब ध्यान देंगे, आई राइट ए लेटर। अगला एग्जाम्पल, हम लोग पत्र लिखते हैं, हम लोग पत्र लिखते हैं, हम लोग पत्र लिखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब इसको हमको इंग्लिश के स्ट्रक्चर पर बैठाना है केवल। तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट के जगह पर क्या लिखेंगे, वी। वर्ब के जगह पर क्या लिखेंगे, राइट। और ऑब्जेक्ट के जगह पर क्या लिखेंगे, ए लेटर्स। क्या लिखेंगे, लेटर्स। सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ प्लूरल होगा। अब समझ में आया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट? सब्जेक्ट वी, वर्ब राइट और ऑब्जेक्ट लेटर। ये सब्जेक्ट यहाँ हो गया, वर्ब यहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया। मिलाइए हिंदी वाले वाक्य से कि सब्जेक्ट शुरू में, तो इंग्लिश में भी सब्जेक्ट शुरू में है, इसमें बीच में ऑब्जेक्ट है तो यहाँ बीच में वर्ब है। हिंदी वाले वाक्य में अंत में वर्ब है तो यहाँ अंत में ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे और इसके बाद ट्रांसलेट करेंगे। बार बार ये ध्यान देंगे कि कितना भी बड़ा वाक्य हो, सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में रहता है और वर्ब वाक्य के अंत में रहता है, और ऑब्जेक्ट उसके पास वाला ही शब्द हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, ही गो टू स्कूल। वाक्य सही है कि गलत? वाक्य गलत है कि सही? गलत है। वह बाजार जाता है, नोट में पढ़े हैं हम लोग इस कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही सी इट नेम के साथ वर्ब में हम एसीएस का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के वर्ब में हम एसीएस का प्रयोग करते हैं। ही सी इट नेम के वर्ब में हम एसीआईएस का प्रयोग करते हैं। अब किस में एस का प्रयोग करते हैं, किस में ईएस का प्रयोग करते हैं, इसको देखेंगे। वह बाजार जाता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ वर्ब हुआ। अब हिंदी के स्ट्रक्चर पर हम इसको देख लेंगे और अंग्रेजी के स्ट्रक्चर पर इसको बैठा देंगे। ही सब्जेक्ट के जगह पर, गो वर्ब के जगह पर, और ऑब्जेक्ट हमारा जो है स्कूल ऑब्जेक्ट के जगह पर। ही गो टू स्कूल। लेकिन अब इसको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसमें कुछ और करना है। क्या करना है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, इसमें एस का प्रयोग करेंगे कि ई एस का। जिस क्रिया के अंत में, जिस वर्ब के अंत में ए ई आई ओ यू दिया हो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? ई एस। क्या जोड़ेंगे? ई एस। गोज, ही गोज टू स्कूल। आई बात समझ में? हमेशा ध्यान देंगे कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के वर्ब में हम एस का प्रयोग करेंगे
और उसमें भी एक दिमाग लगाएंगे कि जिस वर्ब के अंत में वॉवेल हो उसमें हम ES जोड़ेंगे, और जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो उसमें हम S जोड़ेंगे। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। खुशी मिठाई खाती है। खुशी मिठाई खाती है। खुशी ईट स्वीट्स। अब ध्यान देंगे हम, खुशी किसी लड़की का नाम है, यह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में है, तो इसके वर्ब में हम SES जोड़ेंगे। इसमें क्या जोड़ेंगे? ES जोड़ें कि S जोड़ें? क्या जोड़ें? वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट है तो इसमें हम S जोड़ेंगे। ठीक। खुशी ईट्स स्वीट्स, खुशी मिठाई खाती है। मोहन और सोहन, मोहन और सोहन दूध पीते हैं। मोहन और सोहन दूध पीते हैं। मोहन एंड सोहन ड्रिंक मिल्क। अब ये ध्यान देना है कि यहाँ भी नाम है लेकिन इसके वर्ब में SES नहीं जोड़ा गया है। क्यों नहीं जोड़ा गया है? यदि एक से अधिक नाम आते हैं तो उसे हम प्लूरल नंबर में रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। तो मोहन एंड सोहन दो नाम है, एक से ज़्यादा लोग हैं, इसे हम प्लूरल नंबर कहेंगे। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के वर्ब में हम SES का प्रयोग नहीं करते हैं। ये मेरा रूल बतला रहा है, मैं नहीं। ये रूल कहता है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, एक से अधिक नाम के 2-3 व्यक्ति हों, तो उसके वर्ब में हम SES नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो उसे प्लूरल कहा जाता है। तो प्लूरल वर्ब के अंत में हम SES का प्रयोग नहीं करते हैं। गाय घास खाती है। गाय घास खाती है। द काऊ इट्स ग्रास। ग्रास मीन्स घास। अब इसको देखेंगे। कि द काऊ इट्स ग्रास, गाय एक वचन में है, एक वचन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक वचन है, तो इसके वर्ब में हम एस का प्रयोग किए हैं। इसमें ES क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ईट के अंत में T जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए एस का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा ध्यान देंगे कि वर्ब के अंत में यदि वॉवेल हो तो उसमें हम ES का प्रयोग करते हैं, यदि कॉन्सोनेंट हो तो उसमें हम एस का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान देंगे, गायें घास खाती हैं। काउज ईट ग्रास। इसमें SES का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि एक से अधिक गायें हैं, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हम वर्ब में SES का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि नियम है कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के वर्ब में हम SES का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल सिंगुलर नंबर के वर्ब में ही हम SES का प्रयोग करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं। वी रीड। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है यहाँ भी,
तो इसके भर्ब में एस नहीं जोड़ेंगे। अब एक ठो बड़ा वाक्य देखिए कि कैसे भर्ब और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हम पहचानते हैं। लिखिए, सीता अपने माता पिता के साथ बाजार जाती है। सीता अपने माता के साथ प्रतिदिन बाजार जाती है। ध्यान देंगे इसको, वाक्य थोड़ा बड़ा है। सीता अपने माता पिता के साथ प्रतिदिन बाजार जाती है। बताए हैं कि वाक्य कितना भी बड़ा हो, घबराने की कोई बात नहीं है। वाक्य बड़ा है तो हम भी इससे बहुत बड़े हैं, ये सोचना है। ये तो मेरे से बहुत छोटा है। वाक्य बड़ा है तो मेरा दिमाग भी बड़ा होगा। हम कैसे दिमाग को बड़ा करेंगे? कितना भी बड़ा वाक्य हो, अफर्मेटिव सेंटेंस है या स्वीकारात्मक वाक्य है, वाक्य बड़ा है तो एक ही ट्रिक आप लोगों को बताए हैं कि वाक्य कितना भी बड़ा हो, कर्ता सबसे शुरू में होता है सब्जेक्ट, और क्रिया सबसे अंत में होती है। आया बात समझ में? दो चीज़ पकड़ लिए हम लोग, सब्जेक्ट सबसे शुरू में और वर्ब सबके अंत में। सीता सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हमारा जाना हो गया। अब देखेंगे कि सब्जेक्ट का और वर्ब का तो पता चल गया भाई, ऑब्जेक्टवा किधर है। तो बताए हैं कि ऑब्जेक्ट वहीं होगा जहां वर्ब होगा, वर्ब के पास ही ऑब्जेक्ट होता है। ये चल के पता। और ये क्या सब हैं? अदर वर्ड्स हैं। अब स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग बैठाएंगे। स्ट्रक्चर मेरा यही है, सब्जेक्ट वर्ब वन के साथ ईएस एस, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स, यही ना स्ट्रक्चर है। तो अब बैठाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट सीता जी को लिखेंगे। इसके बाद वर्ब वन है तो वर्ब हमारा क्या है? जाना। तो इसकी मीनिंग लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म गो। अब सीता एक वचन में है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इसमें हम एस या ईएस का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करेंगे? ईएस का। ईएस का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंत में वावेल है। सीता गोज, इसके बाद क्या कह रहा है? एस एस भी लग गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट टू मार्केट, सीता गोज टू मार्केट। अब बच गया अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स को सजाएंगे। सीता अपने माता पिता के साथ प्रतिदिन बाजार जाती है। सीता गोज टू मार्केट विथ हर पेरेंट्स डेली। सीता गोज टू मार्केट, ये तो हम लोग अपने स्ट्रक्चर के अनुसार बैठाए हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के अदर वर्ड्स है। सीता गोज टू मार्केट विथ हर पेरेंट्स डेली। सीता अपने माता पिता के साथ प्रतिदिन बाजार जाती है। इसको ध्यान देंगे, एकदम रूल को और नोट्स को और स्ट्रक्चर को, पहचान को ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे। इसके बाद किताब खोलिए और ट्रांसलेट करना शुरू कीजिए, एकदम टेंस समझ में आ जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जैसा स्थिति हो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं निगेटिव सेंटेंस में अगले वीडियो में।